चलिए अब हम लोग देखते हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अल्कोहल जो है सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम इत्यादि से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और बना लेता है सोडियम अल्कोक्साइड, ये हो जाएगा एल्युमिनियम अल्क ऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है C2H5OH, ये है आपका अल्कोहल। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग करा देंगे सोडियम के साथ। ठीक है, तो सोडियम के साथ अगर करा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और इसके जगह पे कौन चला जाएगा? सोडियम। तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे हो जाएगा ONA। ठीक, H निकला है तो ये किस रूप में निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर एक H है, यहाँ पे 2H है, तो इसको बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। फिर अब ये 2 करना पड़ेगा, फिर सोडियम भी 2 हो गया तो इसको भी 2 कर देंगे। ठीक है, अब एल्युमिनियम के लिए चेक करते हैं C2H5OH। ठीक है, अब प्लस Al। अब आप जानते हैं कि सोडियम पर +1 चार्ज होता है और एल्युमिनियम पर कितना होता है? +3। तो यहाँ पर सोडियम जो है एक C2H5O से जुड़ा है, लेकिन एल्युमिनियम पे क्या है? +3 है, तो ये 3 से जुड़ेगा। C2H5O ये कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए और यहाँ पे आ जाएगा एल्युमिनियम। अब प्लस यहाँ पे कर देंगे H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड है और ये है आपका एल्युमिनियम अल्कोक्साइड। ठीक है ना, बाकी का इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो सेम वही काम यहाँ पर भी होगा कि हाइड्रोजन को क्या करेगा? सोडियम रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा O और यहाँ पे हो जाएगा Na। लेकिन यहाँ पे जो बनेगा इसको सोडियम अल्कोक्साइड नहीं, सोडियम फेन ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोडियम फेन ऑक्साइड। ठीक है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? रिलीज होगा। ठीक है ना, अब यही काम अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम फेन ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा कि H को रिप्लेस कौन कर देगा? सोडियम। जब H को रिप्लेस कर देगा सोडियम तो O और यहाँ पे Na, सोडियम फेन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? H हटेगा तो H कहाँ जाएगा? तो वो H आ जाएगा यहाँ पे OH के साथ। OH के साथ आ जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं, जल का निष्कासन होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा? सोडियम हटा देगा H को और वहाँ पे बैठ जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जैसा कि आपने उसमें भी देखा था। और यहाँ भी वही काम हो रहा है कि सोडियम H को हटा देगा, लेकिन H जाएगा कहाँ पे? तो वो मिल जाएगा OH के साथ और बना लेगा H2O। ठीक है, तो देखिए अगला रिएक्शन जो है आपका अल्कोहल की अभिक्रिया जो होती है PCl3 से या PbR3 से अगर हम कराते हैं। ठीक है ना, तो PbR3 या PCl3 से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, अगर Br लेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? H3PO4। ठीक है, अगर PCl5 लेते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग? एल्कोहल की अभिक्रिया अगर SOCl2 से कराते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थायोनील क्लोराइड, और पिरिडीन क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड तो बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस निकलेगा। ठीक है, अब ये जो होता है ये दोनों निकल जाने के कारण सिर्फ बचता है क्या? ये बचता है। ठीक है ना, तो इस अभिक्रिया से हमको शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं और ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में ये तीनों अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया हाइलोजन अम्ल यानी HX के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल का निष्कासन होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हमने ले लिया एल्कोहल, पहले ले लिया एल्कोहल C2H5OH प्लस HX। ये अभिक्रिया अगर हम लोग कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जल का निष्कासन हो जाएगा। ठीक है, अब जल का निष्कासन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा? C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा X प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका H2O। अब इसके जगह पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं C2H5OH और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग HI। ठीक है, अब HI ले लेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से निकल जाएगा H2O प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O, अब बन जाएगा C2H5I। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आते हैं,
एक एक करके देखते हैं। अगर यहाँ पे आपका बन गया है, अब ये जो होता है इसके क्रियाशीलता का क्रम पहले देख लीजिए। तब देखिए क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, HI की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, HBr की उससे कम, HCl की कम, और HF की जो होती है सबसे कम होती है, ठीक है ना। HF की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। इसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो आबंध लंबाई जो होती है बढ़ती जाती है, और आबंध लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसको तोड़ना उतना आसान होता है। अब फ्लोरीन की क्यों होता है क्रियाशीलता कम, क्योंकि फ्लोरीन ऊपर होता है सबसे, और ऊपर होता है तो इसका साइज छोटा होता है, छोटा होने के कारण इसको तोड़ पाना मुश्किल होता है। अब देखिए अगर ये HI के साथ करता है तो बिना किसी उत्प्रेरक के ये कार्य कर जाएगा, ठीक है। अगर HBr के साथ करता है तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ही अभिक्रिया संपन्न होगी। लेकिन अगर HCl के साथ कराना है तो इसमें निर्जल ZnCl2 लेना पड़ेगा, तब जाके ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग HF के साथ कराना चाहें तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, ठीक है। तो HI की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है तो इसमें किसी बाहरी चीज़ की जरूरत नहीं है। HBr के लिए H2SO4 भी कैसा सांद्र तो हो जाएगा। अगर हम लोग HCl के साथ कराना है तो सांद्र HCl होना चाहिए, और निर्जल कहिए, ठीक है ना, ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो ये बन जाएगा, लेकिन HF की अभिक्रिया नहीं होगी क्योंकि इसकी आबंध लंबाई बहुत छोटी होती है। अब देखिए यहाँ पर ये ZnCl2 H2SO4 क्या करते हैं, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं, इनका और कोई काम नहीं, ताकि ये तोड़ दें, ताकि ये H फ्री होकर H2O निकाल ले, यहाँ से ये तोड़ दे H2O निकाल के फिर B और Cl यहाँ पे चला जाए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं कि अनाद्र या निर्जल कहिए, अनाद्र कहिए, निर्जल कहिए, इंग्लिश में एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है ना, और सांद्र HCl के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या, ल्यूकास अभिकर्मक, यानी निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक। अब देखिए लुकास अभिकर्मक से बनता है लुकास टेस्ट, यानी लुकास परीक्षण। इससे हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए कमरे के ताप पर, ठीक है ना, अगर कमरे के ताप पर 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास अभिकर्मक में डालते हैं तो उससे धुंधलापन जो होता है तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमको पता चल जाएगा ये 3 डिग्री है। 2 डिग्री को अगर डालते हैं तो 5 मिनट लग जाएगा धुंधलापन आने में, और 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको ये धुंधलापन नहीं लाएगा, इसके लिए चाहिए उच्च ताप। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको अल्कोहल है, कोई अल्कोहल दे दे और कहे कि बताइए कि ये प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक है, तो आप क्या करेंगे कि निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं लुकास अभिकर्मक, उसमें डालेंगे। अगर तुरंत धुंधलापन आ गया तो वो 3 डिग्री है, अगर 5 मिनट लग गया तो वो 2 डिग्री है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगर धुंधलापन आ रहा है, ठीक है, तो वो 1 डिग्री है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर भी नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि वो अल्कोहल नहीं है, ठीक है। और इस जांच को हम लोग कहते हैं लुकास जांच, यानी लुकास टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे लिखा वी हाइड्रोजनन। वी का मतलब होता है निकलना, किसका, हाइड्रोजन का। तो हम लोग जो ऑक्सीकरण देखेंगे वो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम लोग PCC या CrO3 से अगर कराते हैं उपस्थिति में तो एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड जो है ऑक्सीकृत होकर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं एसिडिक KMnO4 जो कि प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या करता है, प्राथमिक अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीकरण कराते हैं हम लोग तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम KMnO4 से ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में सीधे बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आता है 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण इनसे कराते हैं तो कीटोन। और बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है बल्कि उसका होता है निर्जलन, उससे निकलता है अल्कोहल H2O और बन जाता है एल्कीन। अब देखिए ऑक्सीकरण का उल्टा ही तो अवकरण होता है। तो अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड मिलता है, तो एल्डिहाइड का अवकरण कराने पर क्या मिलेगा, प्राथमिक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन, तो कीटोन का अवकरण कराने पर क्या मिल जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग आगे बढ़े तो प्राथमिक अल्कोहल के वाष्प पर, ठीक है ना, प्राथमिक अल्कोहल का वाष्प 573 केल्विन ताप पर अगर
AgCu कॉपर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो भी आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, कीटोन, और ये भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीकरण है, इसको भी हाइड्रोजन ज़्यादातर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब आते हैं हम लोग निर्जलन के तरफ। तो देखिए 443 केल्विन ताप पर, ठीक है ना, H2SO4 द्वारा, यानी कि अम्ल द्वारा कहिए या H2SO4 द्वारा अल्कोहल का क्या हो जाता है, निर्जलन हो जाता है, जिससे एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। C2, यहाँ पर आपका C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से इसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर इस तरह से कुछ CH3 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH। तो देखिए यहाँ से जो है इसको 3 करके समझने के लिए हम एक H को बाहर निकाल देते हैं। 3 को हमने 2 कर दिया और अच्छा, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, निर्जलन हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। अब H2O बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका यहाँ से 443 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, अम्ल होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH2। अब देखिए, अब यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा और बन गया आपका एल्कीन। लेकिन ध्यान रहे कि 443, अगर 413 टेम्परेचर हो जाता है ये 443 की जगह पर, तो इसके जगह पर आपका बन जाएगा ईथर बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा NaOH से कराने पर क्या है, अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा NaOH से कराने पर बनता है आपका आइडोफॉर्म। ठीक है ना, तो इससे एक तरह का अल्कोहल के जांच की ये विधि भी है और इसको हम लोग कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है ना, तो अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन के साथ, ठीक है ना, और NaOH के साथ कराते हैं तो बनता है आपका आइडोफॉर्म। ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे Cl3 हो जाए, ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म उसी का क्या है, ये आइडोफॉर्म है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट रिएक्शन इसका कि अल्कोहल की अभिक्रिया एसिड्स से कराने पर ईस्टर बनता है, यानी ROR। अब ये कौन सा एसिड्स है और ये कैसे ईस्टर बनता है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अल्कोहल जो होता है अम्ल से अभिक्रिया कराकर एस्टर बनाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे अम्ल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एसिल क्लोराइड अम्ल है और तीसरा है आपका अम्ल एनहाइड्राइड। ठीक है ना, तो अल्कोहल जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिल क्लोराइड, अम्ल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके ईस्टर बनाता है और इस अभिक्रिया को, इस प्रोसेस को एस्टरीकरण, ठीक है ना, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना, एस्टरीफिकेशन इसको कहते हैं। तो कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया ये होगी वो होगी किसकी उपस्थिति में, अम्ल की। यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और यहाँ पे आप ज़्यादातर H2SO4 ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपका OH निकलेगा किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, और यहाँ से आपका निकल जाएगा H। ठीक है ना, यहाँ से आपको H निकल जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो निकल जाएगा यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O आपका बाहर निकल जाएगा और बच क्या गया यहाँ पर, ये जो है चलिए इसको R डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ का बॉन्ड खाली हो गया ना, तो बॉन्ड जब खाली हो गया यहाँ का, तो ये जो OR है यहाँ पर आके क्या करेगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो यही तो ईस्टर है। ठीक है ना, यही क्या है, ईस्टर है, बन गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि Cl निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl निकलेगा और यहाँ से निकल जाएगा H। तो यहाँ से HCl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा। अब HCl जब बाहर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O। चलिए इसको भी R डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा O R डैश। ठीक है, ये भी R डैश। तो ये बन गया ईस्टर, बन गया ना। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये जो अभिक्रिया है उत्क्रमणीय होती है, क्योंकि यहाँ पर HCl जो होता है उत्क्रमणीय अवस्था में लेकर चला जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में पिरिडीन जो होते हैं, पिरिडीन क्षार ले लेते हैं, जो इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय होने से रोकता है। अब देखिए अम्ल एनहाइड्राइड में क्या होगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, H निकलेगा। H पर क्या हो जाएगा, प्लस होता है और ये O क्या है, माइनस होता है। इसमें से क्या होगा, या तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा या तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और जब माइनस आ जाएगा इसके ऊपर, तो अब ये H प्लस क्या चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। यानी कि ये जो H प्लस है आपका यहाँ से इसके पास चला जाएगा। ठीक है, H प्लस यहाँ पे चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन जाएगा आपका OH। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, आप देख रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है,
जबकि यहाँ पे क्या बताया गया था, ईस्टर बन रहा है, लेकिन अभी तो बाकी है। यहाँ से तो ये भी तो टूट रहा है, इसको हम सजा के लिख देंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे बॉन्ड खाली है और यहाँ पे ये ओ आर भी तो बचा है, तो यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, ओ आर जुड़ जाएगा, और इस तरह से ये हमारा एस्टर का निर्माण हो गया, और साथ ही साथ क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एल्कोहल जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है और इसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब अम्ल कौन कौन है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, आपका एसिल क्लोराइड हो गया, और अम्ल एनहाइड्राइड हो गया, और ये जो होते हैं अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं और इसी प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड है, ठीक है, इसका अगर हम कराते हैं सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, जब फिनॉल में कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ जाता है तो उसको सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, और जब एल्डिहाइड जुड़ जाता है तो इसे सैलिसल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए उसमें भी वही हुआ था, यहाँ से H निकल रहा था, ठीक है, H पर प्लस है तो वो किसके साथ जाएगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, अगर इधर से टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, अब इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेंगे तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या है, प्लस है ना, तो प्लस है तो ये निकलेगा हाइड्रोजन, और ये क्या करेगा, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर ये O, इसके ऊपर क्या है माइनस, तो H प्लस आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या होगा कि अब ये वाला पार्ट जो टूटा हुआ है इसके ऊपर है क्या प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन पर क्या है माइनस, तो ये वाला पार्ट आके जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये COOH तो ऐसा ही रहेगा, और ये O यहाँ पर है, और इससे कौन जुड़ जाएगा, ये आके जुड़ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। और इस पार्ट को, ये तो आप जानबे करते हैं क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस वाले ईस्टर को हम लोग कहते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एस्प्रिन, ठीक है, ये होता है एस्प्रिन, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार समझिए कि यहाँ से H निकलेगा जैसे कि उसमें निकल रहा था, ठीक, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और ये प्लस चार्ज है तो ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, यहाँ पर बन गया, और ये H प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो ये जुड़ के बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CO, और यहाँ पे कुछ इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपके अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हुई।